Students, today we are going to start with the new chapter, current and electricity. Okay, this is your second unit. First topic is electric current. आई होप कि आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। सपोज दैट कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर मान लीजिए कनेक्ट कर देते हैं हम लोग सर्किट में, मतलब बैटरी लगा करके। ठीक है, यहाँ बैटरी लगा दिया जाए और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। क्योंकि एक की के है और एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V है, इस कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। कंडक्टर ए बी है, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तुरंत यहां से करंट फ्लो करेगा, और इस करंट का हम मेजरमेंट कैसे करेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि किसी भी कंडक्टर में ढेर सारे नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम लोग किसी भी कंडक्टर के क्रॉस बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करता है, और निगेटिव चार्ज कैरियर अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो हमारे ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डॉट में बना रहा हूं ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि सॉलिड है तो मेनली जो है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टर में होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें चार्ज का करंट का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग। इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितने नंबर ऑफ चार्जेस पास होते हैं, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास होता है एक सेकंड में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए से जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास करेगा उसको हम लोग बोलते हैं करंट। या सिंपली आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैंने यहाँ क्रॉस सेक्शन ए ले लिया है, और इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है वही करंट का मेजरमेंट होगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया टी टाइम में, टी टाइम में क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू बाई टी।
और इसी को हम लोग बोलते हैं करंट। और करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पहले से। ठीक है, तो ये रहा हमारा करंट का फॉर्मूला। I is equal to Q upon T, where Q is the amount of charge passing through the cross section A in the time T. Suppose the number of electron, Q is the charge, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए कि इस क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज द n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन, then the amount of charge will be n into E, मीन्स Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी Ne। और इस हिसाब से ये जो फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसमें ऑल्सो I is equal to Ne upon T। ये भी फॉर्मूला लोग चाहे तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है यूनिट की। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? SI unit of current is एम्पियर। सिंबल इज कैपिटल ए। ठीक है, क्यों? जैसे Q की यूनिट हो जाती है कूलॉम और T की यूनिट हो जाती है सेकंड, तो इसको हम लोग कूलॉम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एम्पियर। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर कैसे होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वह क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो तो वेक्टर होता है, और इलेक्ट्रिक करंट के पास भी तो डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट भी तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए, स्केलर कैसे? तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये स्केलर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, ना कि वेक्टर के। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। आपने पढ़ा है क्लास 11th में कि अगर कोई एक क्लोज्ड ज्योमेट्री है, मतलब वेक्टर है, अगर वो एक क्लोज्ड फिगर बनाता है तो उसका सम 0 होता है। जैसे कि आप इस तरीके से याद करिए, आपका था सम ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स, आपने पढ़ा था। और अगर कोई वेक्टर इस तरीके से अगर क्लोज फिगर बना ले रहा था तो यहाँ पे हमारा सम क्या हो जा रहा था, अगर जैसे कि रिजल्टेंट इसका कह लीजिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो इनका सम कितना हो जा रहा था 0। रिजल्टेंट कितना हो जा रहा था 0। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता। करंट में अगर हम लोग मान लीजिए किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और उस वायर को ऐसे लूप बना दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्लोज्ड फिगर बनाना इस लूप के अंदर, तो इस लूप के अंदर करंट 0 हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर के रूल को फॉलो
नहीं करता है, ये स्केलर के रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब यह है कि स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये कोई वायर है, जैसे कि आप लोग इससे पहले वेक्टर के रूल्स में जानते थे, पहले उसके रूल आपको बता दो, फिर उसके बाद इसको मैं छोटा सा डायग्राम कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ किनारे कर दिया मैंने इसको। जैसे कि आप वेक्टर के रूल्स में जानते थे कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक पर्टिकुलर केस में आपको बता रहा हूं, एक का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और एक का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो जो इनका रिजल्टेंट होता है, जैसे इसकी यूनिट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 और इसका मैग्नीट्यूड है 4, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? फॉर्मूला आपको याद होगा, आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप वो अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल रेगुलेशन। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता। करंट में अगर हम लोग ले लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ये मैंने दो करंट ले लिया। ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। एक में 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और एक में 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, अगर ये वेक्टर के रूल को फॉलो करे तो इसके रिजल्टेंट में तो 5 एम्पियर का करंट होना चाहिए, लेकिन हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें इसके रिजल्टेंट में 7 एम्पियर का करंट मिलेगा, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि ये स्केलर के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, ये वेक्टर्स को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी पूछा भी गया है। ठीक है, कि व्हाई द इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। ठीक है, तो हम लोग इस बात को समझा सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेकर के समझा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग देख रहे हैं, वो है ओम्स लॉ। ये सारे टॉपिक जो है आप क्लास 10th में कभी ना कभी पढ़े होंगे। ठीक है, बस उसका रिवीजन है। और उसके बाद हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराने टॉपिक्स को पढ़ना है, न्यू टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? जनरली तो आप ये जानते होंगे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फुल स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो फुल स्टेटमेंट ये है कि इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर सच एज टेम्परेचर, shape and size of the conductor, then the ratio of the potential difference applied at its ends and the current flowing through it is a constant. ठीक है, तो आप ओम्स लॉ को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो, इफ देयर इज नो चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके फिजिकल कंडीशंस में चेंज नहीं होना चाहिए। इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशंस of a conductor such as temperature,
shape, size, etc., then the ratio of potential difference V across end to the current flowing in the conductor is constant. ठीक है, करंट का मतलब I से, that is V upon I इक्वल टू कांस्टेंट। और आप जानते हैं कि इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, R, where the constant R is called resistance of the given conductor. Okay, and its value depends upon nature of material, and physical conditions of the conductor, जैसे प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, सब पे डिपेंड करता है, and physical conditions of conductor. ओके, ये काफी सिंपल है, ओम्स लॉ आप पहले से भी जानते थे। V upon I equal to constant and constant is known as the resistance of the conductor. अब आगे है टॉपिक हमारा, टाइप्स ऑफ कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बेसिस पे हम लोग जो है कंडक्टर को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है ओहमिक कंडक्टर, और दूसरा होता है नॉन ओहमिक कंडक्टर। ठीक है, अब इनको कैसे क्लासिफाई किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो ओहमिक कंडक्टर्स होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, इट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओबे करने का मतलब ये है कि V अपॉन आई इक्वल टू
कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर V और I कांस्टेंट है तो इनके बीच का ग्राफ कैसा होगा? यहां मान लीजिए कि आप प्लॉट कर रहे हैं V और यहां प्लॉट कर रहे हैं I, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इस सिचुएशन में इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कांस्टेंट है V अपॉन I का रेशियो, तो हम लोग वहां पे ग्राफ हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ऑल मेटल्स, ऑल मेटल, ठीक है। यही बात यहाँ पे हम फिर से बता दें आप लोगों को कि हम लोग चाहे तो ये हम लोग मालूम ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो हम अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये जो कांस्टेंट है आर, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसके ग्राफ से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस ग्राफ का स्लोप अगर निकाल लें, स्लोप निकालने के लिए हम कोई भी दो पॉइंट ए और बी हम लोग मान लेते हैं, और यहां से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पर I1 और V1 मिल जाता है, और सेकेंड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम लोगों बी के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को यहाँ पे I2 और V2 मिल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो BC की वैल्यू होगी वो होगी V2 माइनस V1, स्मॉल v मैंने लिख दिया गलती से, कैपिटल V लिखना था, V2 माइनस V1, और AC की वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1, ठीक है। तो यहां से स्लोप कितना आएगा? स्लोप इक्वल टू BC अपॉन AC, यानी कि V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, और V2 माइनस V1 को बोलते हैं डेल V अपॉन डेल I, और V अपॉन I को लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि हम लोग VI ग्राफ के हेल्प से अगर हमें ओमिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना है तो हम उसका स्लोप निकाल लें तो हम लोगों को रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर V को Y एक्सिस पे प्लॉट किया गया है और I को X एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। अगर ये उल्टा होगा तो रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप तब आपको रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। अब आते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर पर। इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। ये ओम्स लॉ को मतलब फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल होगा। और अगर वेरिएबल है तो वैसे सिचुएशन में जो ग्राफ होता है हमारा, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा, कर्व लाइन आएगा। और कोई एक ऐसा डिवाइस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर I प्लॉट कर लीजिए, यहाँ V प्लॉट कर लेते हैं, तो यहाँ जो ग्राफ आएगा वो कुछ अलग तरीके से आएगा। मैं यहाँ पर V को प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ I को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, ग्राफ ऐसा है, मतलब स्ट्रेट लाइन ना आकर के बल्कि कोई कर्व लाइन आएगा, ठीक है। और अगर ग्राफ कर्व लाइन आता है इसका मतलब ये है कि वो नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं इसमें, जैसे डाइवोड, डाइवोड जो पीएन डाइवोड अभी आप लोग पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में,
तब आपको समझ में आएगा पी एन डायोड क्या होता है। तो डायोड जो है वो एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस, तो जाहिर सी बात V अपॉन आई की वैल्यू तो कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, बदल रहा है ना वो, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और वेरिएबल रेजिस्टेंस R की जो वैल्यू होती है वो होती है dV अपॉन DI। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन।